हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा पीपल एज अ रिसोर्स। इस वीडियो के हमने कुछ टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया है ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैन एंड वुमेन एज अ लेबर, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, लाइक एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई। इन सारे टॉपिक को हम इससे पहले वाली जो वीडियो है उनमें हम सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इन चीज़ों को पढ़ा था कि अगर कोई एजुकेटेड है तो उसकी जो जॉब होगी वो उसको मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, किस टाइप से मिल पाएगी। तो उसमें हमने ये स्टडी किया था कि अगर पर्सन एजुकेटेड है, स्किल्ड है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो किसी भी जॉब को इजीली गेन कर सकता है, इजीली मिल सकती है उसको। और वही अगर वो अनएजुकेटेड है, हेल्दी नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है उसके पास, तो उसको कोई भी जॉब मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो आज हम उससे आगे के यही टॉपिक पढ़ेंगे कि जो जॉब है, किन लोगों को जॉब नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना आज का टॉपिक। ठीक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग ही समझेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बताइए? अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो कोई काम नहीं करता, मीन्स जो बेरोजगार है। किसी भी बेरोजगार को हम किस में काउंट करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयड में। और जो किसी भी काम को करता है, जिसके पास रोजगार है, जिसके पास काम है, उसे हम एम्प्लॉयड बोलते हैं। और जिसके पास काम नहीं है उसे हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज डिटेल में हम पढ़ेंगे। कौन होते हैं अनएम्प्लॉयड, क्या स्किल्स इनके पास में नहीं होते जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा, इट इज सेड टू एग्जिस्ट when people who are willing to work at the going wages can't find job। देखिए, अब एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में एक चीज और है। कई बार आप एम्प्लॉयड तो होते हो, आप काम कर रहे हो और उसकी आपको सैलरी नहीं मिल रही, आपको वेजेस नहीं मिल रही, तो क्या आप एम्प्लॉयड हो? नहीं। अगर आपको वेजेस नहीं मिल रहे हैं तब भी आप क्या हो? अनएम्प्लॉयड हो। एम्प्लॉयड का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके बदले में आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, आपको अच्छी खासी इनकम मिल रही है। ओके, आपको तभी एम्प्लॉयड में काउंट किया जाएगा। अगर आपको वेजेस नहीं मिल रही है, इनकम नहीं मिल रही है, अर्निंग नहीं हो रही है, तो आप किस में काउंट किए जाओगे? आप अनएम्प्लॉयड में काउंट किए जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स when people are not able to find jobs during some months of the year due to seasonal nature of the work। देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, आप सीजनल से सीजन से समझिए। देखिए, सीजन क्या होता है? जैसे हर चीज का सीजन आता है, विंटर सीजन, दिवाली का सीजन, फेस्टिव सीजन आ जाते हैं, जिस मंथ में बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं। अब मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो आइसक्रीम का काम कर रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम। एक पर्सन है जो आइसक्रीम का काम कर रहा है। अब आइसक्रीम का काम कर रहा है तो आइसक्रीम का कौन सा सीजन होता है? समर सीजन। गर्मियों में उसके पास तो काम है, समर में उसके पास काम है कि वो अपनी आइसक्रीम को सेल करके अच्छी खासी उसकी अर्निंग हो जाएगी। बट विंटर आते ही लोग आइसक्रीम को बाय करना बंद कर देते हैं, आइसक्रीम को नहीं खरीदते, बच्चे आइसक्रीम नहीं खाते। तो उसका जो वर्क था, उसका जो काम था, वो बिल्कुल ही बंद हो गया। मतलब एक सीजन में उसके पास काम है और दूसरे सीजन में उसके पास काम नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा? अनएम्प्लॉयमेंट। सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में उसके पास एक सीजन तो काम है बट दूसरे सीजन उसके पास काम नहीं है। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी है आपकी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल तो भी हमें समझ लें। अब जैसे फार्मर होते हैं, एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं, कुछ टाइम एग्रीकल्चर में जब काम करते हैं तो कुछ टाइम उनके पास काम होता है, फिर उनके पास काम नहीं होता। जैसे जब वो अपनी क्रॉप का शोन टाइम होता है उनका, तब उनके पास वर्क होता है। जब उनका हार्वेस्टिंग टाइम आता है तब उनके पास काम होता है। और जो बीच के कुछ मंथ होते हैं उस टाइम उनके पास वर्क
नहीं होता। तो ये इस टाइप की, अब इसमें भी क्या है, उन पर कुछ सीजन तो काम हो रहा है और कुछ सीजन उनके पास काम नहीं है। तो ये होती है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको एक सीजन में आपके पास काम रहेगा और दूसरे सीजन में आपके पास काम नहीं रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सीजन टू सीजन आपके पास में काम आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, सीजनल और अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, in the case of disguised unemployment people appear to be employed but they are not working their full potential। यहाँ पर क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें आपको पर्सन दिख रहा है काम करता हुआ, आपको लगेगा कि वो एम्प्लॉयड है बट वो अनएम्प्लॉयड होता है। आप कहोगे मैम ये क्या कंफ्यूजन है कि हमें लग भी रहा है कि वो काम कर रहा है बट वो फिर भी बेरोजगार है, तो ये मतलब कुछ पॉलिसी समझ नहीं आई है ना। तो चलिए इसी को क्लियर करते हैं। सामने एक पर्सन आपको वर्किंग लग रहा है बट वो एक्चुअल में वर्किंग नहीं है, ठीक है। अब चलो आइसक्रीम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक पर्सन है आइसक्रीम सेल कर रहा है, ओके। अब उसने क्या करा, एक पर्सन को अपने साथ और रख लिया काम पे। अब वो किसी भी पर्सन के जो मिनिमम आवर्स होते हैं ना, मिनिमम वर्किंग आवर्स, वो होते हैं आपके 8 आवर्स। कितने? 8 आवर्स। मिनिमम आपको 8 घंटे तो काम करना ही करना है, ठीक है, तभी आपको एक वर्किंग पर्सन माना जाएगा। अब आप आइसक्रीम वाला एक पर्सन, उसने अपने यहाँ एक हेल्पर रख लिया और वो हेल्पर क्या है, 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। 8 घंटे काम कर रहा है या 5 या 6 घंटे, मान लो 6 घंटे वो काम कर रहा है, ओके। 6 घंटे काम कर रहा है। अब 6 घंटे काम कर रहा है या प्रॉपर टाइम ले ले क्या, आइसक्रीम तो पूरी दिन सेल हो सकती है, हाँ तो हम चलो प्रॉपर ही ले लेते हैं। वो 8 आवर काम कर रहा है, 8 आवर काम करने के बाद वो सिर्फ हेल्पर ही तो है। अब आइसक्रीम वाला क्या कर रहा है, उसे एज ए हेल्पर लगा तो वो उसको पूरे दिन में 500 रुपये दे देता है, ठीक है, कि ये लो चलो 500 रुपये मिल रहे हैं आपके। अब बताइए क्या 500 रुपये उसके लिए इनफ है? अब वो 10 दिन के 500 रुपये दे रहा है उसको, एक दिन के नहीं 10 दिन के 500 दे रहा है, क्योंकि इतना काम तो होता ही नहीं है, सारे काम तो वो आइसक्रीम वाला खुद ही कर रहा है, उसको सिर्फ एज अ हेल्पर रखा है, वो मोस्टली टाइम वो बैठा रहता है। अब आप बताइए कि कोई भी पर्सन देखेगा तो उसको लगेगा कि ये काम कर रहा है, वर्किंग तो है ना वो, उसके बाद बेशक एज अ हेल्पर हो, सामने वाला कोई देखेगा पूरे 8 घंटे काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जॉब पर तो एटलीस्ट अवेलेबल तो है, बट उसको उसके अकॉर्डिंग जो वेजेस है क्या वो मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। वर्किंग आवर्स सेम है उसका बट उसको फिर भी वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं जितनी की उसको चाहिए। अब उसको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे तो क्या वो एम्प्लॉयड है? नहीं, वो अनएम्प्लॉयड है। तो इस अब वो छुपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइज का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी। सामने से पर्सन हमें दिखेगा कि वो वर्किंग है बट इनडायरेक्टली वो वर्किंग नहीं है, उसको जो वर्क होता है वो दिखाई नहीं देता, उसकी वेजेस दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर वो आइसक्रीम वाले के पास कहाँ वर्किंग तो है बट उसकी जो वेजेस है वो उसको प्रॉपर जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो जिससे कि वो क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है। किसी से वो बात करेगा तो थोड़ी कहेगा मैं घर में बैठा हूँ, कहेगा मैं तो वर्किंग हूँ, बट एक्चुअल में वो वर्किंग नहीं है। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन, एक फैमिली है, उस पर्सन में कितने मेंबर हैं? 8 पर्सन है, आर वर्किंग ऑन अ फार्म, वो सारे के सारे एक फार्म पर काम कर रहे हैं, ओके। मान लो ये एक फार्म, इस फार्म पर सारे के सारे काम कर रहे हैं, वेयर एज द वर्कर रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, इस एरिया पर सिर्फ 5 पीपल इनफ है, इस फार्म एरिया पे सिर्फ 5 लोग ऐसे चाहिए जो इस पे काम कर सकते हैं, बाकी अगर कोई आता है तो वो एक्स्ट्रा में है, ठीक है। द रिमेनिंग 3 पर्सन आर एक्स्ट्रा, और जो 3 पर्सन है वो एक्स्ट्रा है, मतलब वो काम ना भी करे ना तो भी चल जाएगा, दो दे आर वर्किंग ऑन द फार्म, और वो 3 भी क्या कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। नीड कितने की है? 5 की। वर्किंग पीपल कितने हैं? 8। तो वो जो 8 हैं दे आर सेड टू बी डिसगाइज अनएम्प्लॉयड, वो जो 8 हैं वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब नीड नहीं है बट आप फिर भी काम करो, चलो इनका काम तो जल्दी फिनिश हो जाएगा, बट जब वेजेस का टाइम आएगा, सैलरी का टाइम आएगा, जब वो डिवाइड की जाएगी तो प्रॉपर क्या जितनी उनको मिलनी चाहिए उतनी इनफ होगी?
नहीं होगी, क्योंकि वो डिवाइड हो गई। तो ये मान लो कि 5 को तो मिल गई और जो 3 बचे उनको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, बट उन्होंने जब अपना टाइम स्पेंड पूरा दिया है, सब कुछ किया है, तो उसके बाद उनको भी प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए ना, बट उनको वो प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो जिससे कि ये लोग क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वर्किंग है बट उनके वर्किंग की कोई नीड नहीं, अगर वो काम ना भी करे तो भी चलेगा। अगर यही 3% यहाँ काम करने की जगह किसी दूसरी जगह काम करते, अगर ये किसी दूसरी जगह जाकर काम करेंगे, वहां से बेसिस मिलेंगे, तो इनकी जो इनकम होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ नहीं पाएगी, दूसरी जगह ये एम्प्लॉयड होंगे और यहाँ पर ये क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं बट वो फिर भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी उनके पास काम नहीं है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन फीचर, और अर्बन एरिया में ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बहुत ही कॉमन फीचर है। ओके, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट है या फिर इम्पैक्ट भी बोल सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है इसके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट लेड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट मैन पावर, जो मैन रिसोर्स है उसकी वेस्टेज है। अब एक पर्सन है जो वर्किंग हो सकता है, काम को अच्छे से कर सकता है, बट उसके पास एम्प्लॉयड ही नहीं है, काम ही, वर्क ही नहीं है, तो उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो क्या जा रही है, वो वेस्ट जा रही है। काम को करेगा, कर सकता है बहुत अच्छे से, बट नहीं मिल रहा काम, तो इससे क्या है, उसकी जो पावर है वो वेस्ट जा रही है। सेकंड क्या है, पीपल हु आर एन एसेट फॉर द कंट्री टर्न इनटू अ लायबिलिटी। और अगर एजुकेटेड पर्सन है, उनके पास में वर्क नहीं है, तो वो वाले पीपल एसेट की जगह किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली एंड अपनी कंट्री के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पीपल कन्वर्ट इनटू लायबिलिटी, वो एसेट की जगह किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लायबिलिटी में। अगर यही वर्किंग पीपल होंगे तो वो एसेट होंगे, अपनी कंट्री को, अपनी फैमिली को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, बट उनके पास में क्या नहीं है, उनके पास में वर्किंग नहीं है, वर्किंग आवर्स हैं बट वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि ही इज एन अनएम्प्लॉयड। ओके, नेक्स्ट है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड डेस्पेयर अमंग द यूथ। अब मान लो एक ग्रुप खड़ा है यूथ का, उस ग्रुप में 4 पर्सन ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है और बाकी जो 6 पर्सन है वो ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयड है। अब उनके सामने उनको शेम फील होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा लाइक बेचारा टाइप कि वो हेल्पलेस है, उनके पास में कोई काम नहीं है। अब वो मान लो वो पार्टी करने जा रहे हैं तो वो 6 तो अपना कॉन्ट्री कर देंगे और जो ये है ये अपनी कॉन्ट्री नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास में तो इनकम ही नहीं है, अर्निंग सोर्स ही नहीं है, तो जिससे इनको कैसा फील होता है, हेल्पलेसनेस, जो इनके मोरल को डाउन कर देता है। ठीक है, ये सोसाइटी में बाहर जाने से भी कतराने लगते हैं क्योंकि समझते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी जो चीजें हैं वो इनके माइंड में आती है। ये सारे इफेक्ट ऐसे हैं जो किसी भी यूथ पे, किसी भी वर्किंग पीपल पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। अगर उनको जॉब या वर्क नहीं मिल पाता, देन पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। उनके पास इतनी मनी नहीं होती कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी कई बार उनको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिससे उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी की वजह से बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिसमें लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि अब वर्किंग एज तो हो गई बट वो अर्निंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिली को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर स्ट्रगल करने की वजह से उनकी फैमिली मेंबर को, उनको खुद को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। अब जो वर्किंग पॉपुलेशन है अनएम्प्लॉयड वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं और जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयड है वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, वो उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है और वो खुद अगर वो काम कर रहे हैं तो इनको अपने आगे कुछ भी नहीं समझते हैं। नेक्स्ट है द इक्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी ऑफ नेग्लेक्टिविटी अफेक्टेड। सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी उनको नेग्लेक्ट कर देती है अपनी एरिया से, अपनी सोसाइटी से। ठीक है, उनको अपनी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है उनकी वो उनको
इंडिविजुअल ही स्पेंड करनी पड़ती है, क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जहां से भी वो जाते हैं बोलते हैं अरे इसके पास तो काम ही नहीं है, इस टाइप के उनको कमेंट फेस करने पड़ते हैं। तो उनकी लाइफ पे इन सारी चीजों का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कई बार तो कुछ ऐसे यूथ होते हैं जो डिप्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन आने का कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो यूथ है, वर्किंग पॉपुलेशन है, इनको जॉब प्रोवाइड हो, ये एम्प्लॉयड हो, कि इनके माइंड में नेगेटिविटी ना आए। तो ऐसे सोर्सेस करने ओपन करने चाहिए गवर्नमेंट को कि सभी को जॉब प्रोवाइड हो सके। अगर नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में इसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ने वाला है। नेक्स्ट है, इन कंडीशन ऑफ बैड subsistence there is a general decline in health status and increased dropout from school। और इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ता है, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। हेल्थ उनकी अच्छी नहीं रहती, स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, मतलब हर टाइम उनको प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है। स्कूल कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ दिया तो उनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, एंड उसकी जो हेल्थ है वो भी ठीक नहीं रहती है। हेल्थ पे बहुत इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। और अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखें तो ओवरऑल ग्रोथ जो होता है वो उनका किस पे पड़ता है, इकोनॉमी पे पड़ता है। मीन्स उनकी जो अर्निंग है, फैमिली ले लो, कंट्री की इनकम ले लो, कंट्री की इनकम पर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से सेक्टर हैं, चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो अब एक फैमिली में, जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल पढ़ा था, एक फैमिली है, 8 मेंबर है उसमें। अब वो अब अपना खेत है, अपना फील्ड है, अपना फार्म है, तो वो कोशिश करेंगे सारे के सारे इसी में काम करें। अब वो सारे के सारे अगर उसी फील्ड में, उसी फार्म में काम करेंगे तो उनको उसके अकॉर्डिंग वेजेस अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। अगर 5 के लिए इनफ है तो 5 ही वहां करने चाहिए, बाकी के अदर अगर बाहर करेंगे तो उनकी जो अर्निंग होगी वो ज्यादा होगी। बट जो लेबर वर्क होता है एग्रीकल्चर में, वो क्या सोचता है हम यही काम कर ले, किसी दूसरे के यहाँ काम करने से अपने फार्म पे कर लो, जिसके अकॉर्डिंग उनको जो प्रॉपर वेजेस है वो नहीं मिल पाते हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा आपको लेबर देखने को मिलेगी और अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। स्मॉल स्केल बिजनेस होता है जो छोटे लेवल पर किया जाता है, कई बार छोटे छोटे बिजनेस घरों में किए जाते हैं। अब मान लो किसी में स्टोन लगाने का वर्क है, ठीक है, किसी साड़ी में अब स्टोन लगा रहे तो पूरी फैमिली मेंबर वाले मिलकर उस पे स्टोन लगा रहे हैं। अब जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग आ रही है उसी से उनका घर चल रहा है। अब बाकी मतलब इतने कोई नीड है नहीं, 2 बंदे वहां काम कर सकते हैं, 2 बंदे घर से बाहर जाकर किसी भी काम कर सकते हैं, बट वो सारे मिलकर वही काम कर रहे हैं। अब सारे मिलकर वहां काम करो, मान लो आपने मंथली अर्निंग 10,000 करी। अब आपकी 10,000 जो अर्निंग है उसको अगर आप 4 में डिवाइड करोगे तो एक पर्सन को 5 भी नहीं आ रही है। एटलीस्ट आप मंथली एक पर्सन 5,000 तो अर्न करो। अब 5 इन 4 पीपल है, उनका 10,000 में पूरा मंथली खर्च कैसे चलेगा। अगर वही 2 पर्सन मिलके 10,000 अर्न कर रहे हो एंड 2 पर्सन बाहर जाकर वो 10,000 लेके जा रहे हैं तो एक मंथ की सैलरी 20,000 आ रही है। बट अगर वो 4 के 4 ही घर में ही काम कर रहे हैं स्मॉल स्केल बिजनेस ओपन करके, तो सबकी सैलरी मिलाकर ही 10,000 आ रही है। अब बताइए कि अर्निंग बहुत ज्यादा है या कम है, तो ये उनके अकॉर्डिंग कम ही है, क्योंकि जैसी वेजेस उन्हें चल रही है प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो इन्होंने क्या है, लेबर को ऑब्जर्व कर रखा है। एग्रीकल्चर में भी सेम है और स्मॉल स्केल बिजनेस में भी सेम है। अगर आप बाहर, अगर घर के 10 मेंबर है एक ही जगह काम करेंगे तो टोटल उनकी इनकम 10,000 आ गई। अगर वही बाहर करेंगे, एक एक पर्सन 10,000 लेकर आएगा, 10 मेंबर है तो 1 लाख के अकॉर्डिंग सैलरी आएगी। ओके, तो इसलिए ये जो सेक्टर है इसको उनको चेंज करना चाहिए। जितने की नीड है उतने वहां पर काम करने चाहिए, बाकी अदर को किसी दूसरी जगह जाकर काम करना चाहिए। अब मान लो कोई लैंड ओनर है, वो अपने फार्म पे एज ए लेबर काम करवा रहा है, तो वो क्या किसी पर्सन को एक्स्ट्रा रखेगा? नहीं रखेगा। अगर कोई पर्सन आ भी जाता है, जैसे मान लो किसी मदर के साथ उसका बेटा आ गया, वो काम करवा भी रहा है बेटा, तो सैलरी तो सिर्फ मदर की मिलेगी और जो उसका बेटा काम करवा रहा है वो तो एक्स्ट्रा में है, काम तो उसने करा बट उसको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। उसको वर्किंग तो दिख रहा है वो क्यों काम कर रहा है, बट उसको वेजेस
नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही होता है, जितने की नीड जहां होती है उतने ही लोगों को काम करना चाहिए, बाकी को किसी दूसरे सेक्टर में काम करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो वेजेस है वो उनको ज्यादा मिल सके। नेक्स्ट है, इन द टर्सरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विस आर नाउ appearing like बायोटेक्निकल एंड आईटी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, बायोटेक्निकल हो गए, आईटी सर्विसेज हो गए, जिसमें लोगों को वर्किंग नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज मूव टू ईदर द सेकेंडरी और द टर्सरी सेक्टर। एग्रीकल्चर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं, जो एग्रीकल्चर में जितने इनफ है वहां काम कर ले, और जो बाकी अलग है वो सर्विस सेक्टर में चले जाए। टर्सरी सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, वहां पे काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बायोटेक्निकल ओपन करवा दिया, आईटी सर्विसेज स्टार्ट करवा दी कि जिसमें आप स्मॉल स्केल बिजनेस को छोड़कर या एग्रीकल्चर को छोड़कर, मतलब इट मीन्स ये है कि जितने की वहां नीड है वहां पर उतने ही काम करने चाहिए, और जो बाकी अदर है वो किसी दूसरे सेक्टर में जाकर काम करें। किसी दूसरे सेक्टर में अगर वो जाकर काम करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉफिट ये होगा कि जो उनकी सैलरी है, उनकी जो वेजेस है वो उनको बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉपिक। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी टॉपिक के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, इन नोट्स को प्लीज नोट कर लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब आप कुछ टाइम बाद तो आपके एग्जाम आने वाले होंगे, तो इसको प्रॉपर रीड करना, समझना, एंड किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। चलिए तब तक बाय बाय, टाटा।